अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, आज के दौर में शायद सबसे ज़्यादा थका हुआ इंसान वो है जिसका जिस्म नहीं बल्कि दिमाग थक चुका है। रात को सोने से पहले हम आखिरी बार मोबाइल देखते हैं, दूसरों की कामयाबियाँ, नई गाड़ियाँ, वेकेशन, प्रमोशंस देखते देखते हमें लगने लगता है कि शायद सिर्फ हम ही ज़िंदगी में पीछे रह गए हैं। फिर वही कंपैरिजन, वही परेशानी और वही मायूसी लेकर हम सो जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रात के अंधेरे में किए गए ज़्यादातर फ़ैसले दुरुस्त नहीं होते, क्योंकि उस वक्त हमारा जो जहन है वो थका हुआ होता है और थका हुआ जहन हर मसले को हकीकत से बड़ा बनाकर दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू हो तो रात को अपने दिमाग को भी आराम दें। सोने से कम आधा घंटा पहले मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर हो जाएं। हर वक्त दूसरों की ज़िंदगी देखने की बजाय अपनी ज़िंदगी पर थोड़ी सी तवज्जो दें। सुबह उठते ही नोटिफिकेशन चेक करने के बजाय अपने दिन का मकसद तय करें। खुद से पूछें कि आज मैं एक ऐसा कौन सा काम करूं जो कल से बेहतर हो, और एक आदत ज़रूर अपनाएं कि अपनी कामयाबी का मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि कल वाले अपने आप से करें। अगर आज आप कल से एक कदम भी आगे बढ़ गए हैं तो यही असल कामयाबी है और यही असल अचीवमेंट है। तो हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं निकलता, एक नया मौका भी आता है। इसलिए रात की परेशानियों को अपने साथ लेकर मत जागें। नई सुबह को नए हौसले, नई सोच और नए इरादे के साथ वेलकम करें, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अच्छा दिन ज़रूर ज़िंदगी बदलने की शुरुआत बन सकता है। तो इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो हेयर फॉल है वो आजकल हर दूसरे शख्स का प्रॉब्लम बन चुका है। हर कोई गिरते बालों को रोकने के लिए महंगे शैम्पूज़, ऑयल्स और तरह तरह के जो टोटके हैं वो इस्तेमाल करते हैं और अक्सर ट्रीटमेंट्स पर भी हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलता। तो असल में उनसे गलती कहाँ होती है और क्या हम बालों के मसले को सिर्फ बाहर से ठीक करने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह कुछ और होती है? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंवल जवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर कंवल, सबसे पहले बताएं कि कोई भी वेदर चेंज होता है तो बाल गिरते हैं, तो हर कोई यही कहता है कि ये मौसम है बाल गिरने का, चाहे बरसात हो चाहे सर्दियाँ हो, तो मतलब पूरा साल यही मौसम रहता है कि बाल गिरे। पूरा साल कोई भी मौसम हो बालों ने गिरना ही गिरना है। एग्जैक्टली। एक्चुअली रेनी जो सीज़न होता है उसमें थोड़ा सा बालों का गिरना ज़्यादा हो जाता है। उसके पीछे एक लॉजिक होती है, वो ये कि आपका जो बाल है, क्योंकि ये आप देख रही होंगी एटमॉस्फेयर बहुत ह्यूमिड है, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। आपके बाल आप वॉश करते हैं, लाइक सारा दिन बहुत मुश्किल से वो क्रॉस होता है और रात में आपको फील होना शुरू हो जाता है कि आपके बालों में ऑयल आ गया है। तो बेसिकली वो ह्यूमिडिटी आपके पोर्स को, वो जो मॉइस्चर है वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है। मैंने पहले भी कई मरतबा बताया कि जिस तरह हमें खाने पीने की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बालों को भी उसी तरीके से ज़रूरत होती है कि उन्हें प्रॉपर्ली हवा मिले, प्रॉपर्ली ग़िज़ा मिले, लेकिन उनके जो पोर्स हैं, जो रास्ता है उन तक खाना जाने का, ऊपर से सुपरफिशियली वो ब्लॉक हो जाता है। अब क्या होता है, प्रॉपर्ली क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, प्रॉपर्ली उनको जो है वो सांस लेने की जगह नहीं मिल रही होती, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रिटल यानी कि कमज़ोर होना, वीक होना शुरू हो जाता है बाल आपका। और हेयर फॉल जहाँ आपका 50 to 100 हो रहा होता है, बरसात के मौसम में वो बाल आपका 150 to 200 तक चला जाता है। तो डेफिनेटली वो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें बेसिक कॉज है इस मौसम का ये कि इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। दूसरा कॉज है बारिश के मौसम में, बरसात में जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो आपको पता है ना कि नॉर्मली भी फंगस को ग्रो होने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। ऐसे है। तो हमारे सर की डैंड्रफ इज़ अ पार्ट ऑफ फंगस, सो वो फंगस इंक्रीज़ हो जाती है। डैंड्रफ ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली अगेन वो बालों के लिए नुकसानदा है। तीसरे नंबर पर अगर बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि किसी अब मौसम ऐसा है कि सुबह दोपहर रात का भी पता नहीं चलता बारिश कब हो जाएगी। सो अगर आपने अपने आप को कवर नहीं किया हुआ, आपके बाल जो हैं वो बारिश के पानी से भीग गए हैं, तो समहाउ कहीं ना कहीं बारिश के पानी में एसिडिटी होती है। और वो पानी आपके बालों के लिए नुकसानदायक होता है डेफिनेटली। अब हम लोग उसे क्या करते हैं कि बालों को अगर ड्राई कर लिया तो फिर ज़रूरत नहीं है उनको वॉश करने की,
सारा दिन निकल गया या माइट बी नेक्स्ट डे भी निकल जाए, तो वो आपके बालों के लिए अगेन बहुत ज़्यादा नुकसानदा है, तो आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो इमीडिएटली आपने क्या करना है, जैसे ही आपका जो बाल है वो बारिश के पानी से भीग जाए तो आपने उसे वॉश कर लेना है जितनी जल्दी हो सके, ताकि वो पानी कम से कम आपकी स्कैल्प को डैमेज कर सके। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि पुराने वक्तों में हम देखते थे कि ओवरनाइट ऑयलिंग जो थी ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी। मेरे बचपन में भी पूरी पूरी रात तेल लगा के रखना बड़ा हेल्दी समझा जाता था, और ये समझा जाता था कि जितनी देर तेल लगाएंगे ना उतने ज़्यादा बाल अच्छे होंगे। लेकिन अब सारे यही कहते हैं कि जो ऑयल है ना उसको आप मैक्सिमम 1 घंटा लगाएं, आधा घंटा 1 घंटा, वो उतना ही काम करेगा जो ओवरनाइट करेगा। बल्कि ओवरनाइट जब आप तेल लगाएंगे तो रूट्स और स्कैल्प आपका थोड़ा सा वीक हो जाएगा और हेयर फॉल ज़्यादा होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? आपने लगाया है वैसे पूरी रात पहले लगाया है ना, तो आपके बाल अच्छे हैं माशाल्लाह। सो इट्स नॉट लाइक हम इसे देखें, वो जितने भी पुराने टोटकाज होते थे ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ठीक नहीं थे, बट समहाउ ऑयल को लेके जो ये मिथ क्रिएट है ना कि आपने ओवरनाइट लगाना है तो ही वो बहुत अच्छा असर करेगा, 3-3 4-4 दिन हमने बालों में बहुत सारे वो तेल के ट्रक डाले रखने हैं तो ही हमारा बाल बहुत अच्छा ग्रो करेगा। I used to think the same कि 2-2 3-3 दिन लगाओ तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा बालों को न्यूट्रिशन। एक्चुअली क्या कर रहे हैं आप भी इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया कि पोर्स को ब्लॉक कर रहे हैं आप। बालों में तेल लगाना उसको मॉइस्चराइजेशन के अलावा एज सच कोई खास बेनिफिट नहीं देता। अच्छा, ग्रोथ वगैरह कोई लाइक समहाउ आपने बालों को जिस तरह पूरी बॉडी की हाइड्रेशन में स्किन ग्लो करती है क्योंकि हाइड्रेशन हुई हुई है, बिल्कुल ऐसे। सो आपने ये जो तेलों का सिलेक्शन है और जिन तेलों आप देखें कि कौन सा ऑयल आपके बालों को पूरे ही स्कैल्प में लगाना है, कौन सा ऑयल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपने एंड्स में लगाना है। जिस तरह से कंडीशनर और शैम्पू में हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि शैम्पू आपकी स्कैल्प पर लगता है ताकि वो आपके पोर्स को क्लीन कर सके, बट जो भी कंडीशनर्स होते हैं उनमें से कोई भी वो आपकी स्कैल्प के लिए हम एडवाइस नहीं करते, बल्कि कहते हैं उसे दूर रखें। आपने एंड्स में लगाना है, आपने अपनी लेयर्स में लगाना है ताकि आपके बालों का फ्रिज खत्म हो जाए। सो एहतियात सिर्फ इतनी सी है मेरी नज़र में कि आपने चूज़ ये करना है कि क्या वो शैम्पू या क्या वो तेल आपके बालों के लिए सूटेबल है भी कि नहीं है, बिकॉज हर तेल आपके बालों के लिए नहीं बना हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर कंवल ये बताएं कि आजकल तो कहते हैं जो सनलाइट है वो भी बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है ना आउटडोर और आपने अपना सर कवर नहीं किया, इधर यू आर अ मैन और अ वुमेन, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डल और ड्राई हो जाएंगे। ट्रू, ऐसे ये देखें बालों को जिस तरह हमारी स्किन को नीड होती है कि हम सनलाइट से, यूवी लाइट से, UVA, UVB ये दोनों वो रेजेस निकालती हैं जो हमारी पूरी बॉडी के लिए डेंजरस होता है ऑफ कोर्स। सो बालों के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है क्योंकि बालों को भी उतनी ही शिद्दत से सनलाइट से या किसी भी हीट लाइट से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है जितना हमारी स्किन को है। अब आप देखें प्रोसेसिंग के दौरान भी बालों को क्या किया जाता है, बालों को बेसिकली एक ख़ास हीट पर रख के उसकी जो साख्त है उसे चेंज किया जाता है। फॉर सपोज कर्ली है तो उसको स्ट्रेट किया जाता है, स्ट्रेट है तो उन्हें कर्ली किया जाता है, यानी कि उनकी नॉर्मल साख्त चेंज की जाती है। अब आपने नॉर्मल टेक्सचर क्योंकि उसका चेंज कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आपको उसको उस हीट की फ्रीक्वेंसी पे लाना पड़ता है और वो हीट बालों के लिए नुकसानदा होती है। आपने देखा होगा कि प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली आप लोग भी करते हैं प्रोसेसिंग, ज़्यादा प्रोसेसिंग करने से भी बालों को नुकसान होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हीट। सो सेम आप सनलाइट के लिए भी ले सकते हैं कि सनलाइट की UVA, UVB जो लाइट्स हैं, जो रेजेस हैं, जो हमारी स्किन के लिए नुकसानदा, फेस के लिए नुकसानदा है, वो बालों के लिए भी नुकसानदा है। तो अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि उन एरियाज़ में जब भी आप जा रहे हैं, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होने वाला है, तो अपने बालों को कवर कर लें, उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर कंवल लास्ट मिनट है, ये बताएं कि अगर हमें स्टमक इश्यूज हों तो क्या उसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है? बिल्कुल हो सकता है। उसका मेन कॉज ये है कि आपको प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं होगी स्टमक इशू में, और डाइजेशन ना होने के बाद आपको वो प्रॉपर्ली न्यूट्रिशंस, वो वाइटामिन्स जो हमारी डाइट से या किसी भी मेडिसिन से हमें मिलते हैं वो प्रॉपर्ली मिल नहीं पाएंगे। जब मिल नहीं पाएंगे तो नॉर्मली अगर आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है बालों की, आपके बालों की सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, आपके बालों को प्रॉपर्ली वो फूड न्यूट्रिशन इंटरनली भी नहीं पहुंच पा रहा, आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन D डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन B12, जिंक और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं जो सिर्फ बालों के लिए कंपल्सरी होती हैं, नेसेसरी होती हैं, वो आप नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि आपका स्टमक अपसेट है। तो डेफिनेटली स्टमक के अपसेट होने के बाद भी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कोरिलेट करता है कि आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे हेयर फॉल के हवाले से, और इस वेदर में जो हम देखते हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा डल, ड्राई और वो गिरते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके पीछे क्या मेजर कॉजेज़ हैं उस हवाले से बात की हैं, और अपने बालों को हम हेल्दी रखने के लिए कौन सी हैबिट्स हमें अपनानी चाहिए और कौन से डोंट्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, इस पर बात की। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर कंवल जवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बात कर लेते हैं। बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि जब भी ये वेदर आता है ना, कि हमें भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है, और जब बारिश होती है उसके बाद हमारा दिल तो बहुत ज़्यादा करता है कि हम बहुत सी चीज़ें खाएं, लेकिन तब जब चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो अक्सर हमें लगता है कि वो एक फुलनेस वाला एहसास होता है और हमारा कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम एहतशामुल हक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वेलकम। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले बताएं कि ये जो वेदर है इसमें एक तो हम फील करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, और दूसरा हमें भूख ज़्यादा नहीं लगती है, ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भूख बहुत कम लगना या बिल्कुल ना लगना, ये असल में जिगर और मैदे की ख़राबी की वजह से ही होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम नाकिस ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फ़ास्ट फूड है, एक कोक पेप्सी का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जब हमारा लिविंग स्टाइल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो ये मामलात हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह ख़ास तौर पे जिस तरह ये बरसात का मौसम है, तो इसमें ये अमूमी तौर पे ये मामलात हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं, और यही इसकी वजूहात बनती हैं इस चीज़ की। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इस मौसम में जो सैलड्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? जी, उसमें ये है कि ये जिस तरह बरसात का मौसम है, इसमें जो सबसे बेहतरीन जो फल हैं इस्तेमाल के लिए, जो हमारे हाजमे को भी बेहतर रखें, जैसे कोई वबाई बीमारी उससे दूर रखें, उसमें आड़ू का इस्तेमाल, उसमें आलू बुखारे का इस्तेमाल, ये दो फल हमारे लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह फिर जिस तरह अगर मार्केट में चेरी की अवेलेबिलिटी है, तो हमें उससे भी भरपूर तौर पे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ऐसे फलों से। ठीक है। अच्छा, और आपके पास कौन से नुस्खे हैं जो इस मौसम में बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं? उसमें ये है कि जिस तरह मज़ीद जिस तरह गैस का इशू हो जाता है, सीने की जलन का इशू हो जाता है, इसी तरह जो है वो भूख नहीं लगती है, तो उसके लिए भी नुस्खा जात हैं। जैसे कि बादियन ख़ताई है, उसका फूल अगर हम एक उसकी मिक़दार में ले लें, सौंफ की 1 चमची ले लें, पुदीने के चंद पत्ते ले लें, अजवाइन देसी जो है वो 5 ग्राम हम ले लें, और इसी तरह सौंठ 3 ग्राम, इनको भी बॉयल कर लिया जाए 2 प्याली पानी में। जब एक की प्याली रह जाती है तो इसको हम पुन के रख लें, तो इसमें हस्बे ज़रूरत काला नमक या शहद मिला के हम इसको अगर घोंट अगर हम इसको पीना शुरू करें, तो इंशाल्लाह ताला ये चंद दिनों में बहुत अच्छी रिकवरी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, डायरिया अगर हो जाए, जो कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन है, उमूमन हो भी जाता है बच्चों को भी और बड़ों को भी, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस मौसम में जब ख़ास तौर पे जब डायरिया हो जाता है, तो सबसे पहले तो हमें जो रोटी का इस्तेमाल है, जो सख्त चीज़ों का इस्तेमाल है, वो फ़ौरी तौर पे तर्क कर देना चाहिए। ख़ुराक में हमें वक्फ़ा रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसी तरह निमकोल का पानी है, इसी तरह जो उससे भी अगर हम बेहतर चीज़ देखें तो स्कंजमीन का इस्तेमाल है, वो बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। और जिस तरह अगर कोई दस्त लग जाते हैं, असहाल हो जाते हैं, तो उसमें भी एक नुस्खा है जो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जिस तरह बेलगिरी का फल है उसको 5 ग्राम ले लिया जाए, इसी तरह जो अनार के छिलके हैं उनको 5 ग्राम ले लिया जाए, उसमें ज़ीरा सफ़ेद जो है वो कदरे ऐड कर लिए जाए, सौंफ को ऐड कर लिया जाए। अगर इसका एक कम्बिनेशन बना लिया जाए, इसको उम्र के हिसाब से कोई 1 चमची से लेके तो 1/3 चमची तक इसको इस्तेमाल सुबह शाम या दिन में कोई 2-2 घंटे बाद लिया जाए, तो इंशाल्लाह ताला ये एक जादू असर चीज़ है ये। ठीक है। और हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इसको? हर कोई इसको इस्तेमाल। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बता दें कि इस मौसम में कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बन सकती हैं? जी, इसमें जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ख़ास तौर पे हमारा जो बाज़ार का फ़ूड है उससे हमें बचना चाहिए।
जिस तरह कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं उनसे हमें बचना चाहिए। अच्छा। ये जो तवों पे जो चीज़ें बनती हैं, तेज़ मिर्च मसालों वाली चीज़ें, इनसे हमें बचना चाहिए, ठीक है। और ख़ास तौर पे पानी को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। पीने से पहले हमें इसको देखना चाहिए कि हम किस नौइयत का पानी हम पी रहे हैं। अगर वो पानी उबला हुआ है, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो वही पानी को आप उबाल लें, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको फ़िल्टर वाला पानी मिल जाता है तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने पहले भी एक नुस्खा मैंने अर्ज़ किया था कि जिसमें कि पुदीना है, जिसमें धनिया है, जिसमें काली मिर्च है, जिसमें बड़ी इलायची है और इमली, जो मैं पहले ये बात बता चुका हूँ, अगर इसको बरसात के मौसम में फ़ॉलो करें तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम वबाई बीमारियों से महफूज रहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कि बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि हमें भूख जो है वो बहुत कम लगती है, और जैसे ही हमारे सामने खाना आता है तो हमारी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और पेट के बहुत से मसाइल हैं जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उस पर भी बात की है और कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए वो भी हकीम साहब ने हमें बताया। मेरे साथ मौजूद है हकीम एहतशामुल हक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि मिडिल क्लास तबका आए रोज़ बढ़ती पेट्रोल जो प्राइसेस हैं उससे बराह रास्त मुतासर हो रहा है। सुबह उठते ही जिसे बाइक में पेट्रोल डलवाते पता लगे कि कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है तो इसके लिए बजट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। और बात यही नहीं रुकती, पेट्रोल की जो प्राइस है उसके आफ्टर शॉक्स हमारी डेली लाइफ्स पर भी लागू होते हैं। आटे की कीमत को हम देखते हैं कि पड़ लग गए हैं, तो रोटी की कीमत की भी जो तंदूर मालिकान हैं उन्होंने खुद बढ़ा ली है। इस पर बात करेंगे कि शहर में बल्दियाती सिस्टम तो है नहीं, तो फिर इंतज़ामिया जैसे कमिश्नर ऑफिस या डीसी ऑफिस इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहा है। इसके साथ साथ हम पंजाब हुकूमत के गंदम ख़रीदारी प्रोग्राम पर भी बात करेंगे कि गंदम ख़रीदने के जो टारगेट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़रा ने दिए थे वो पूरे हो सके या नहीं। अगर नहीं तो इसके नुकसानात आने वाले दिनों में क्या होंगे। और सेगमेंट के आखिर में हम बात करेंगे कि जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो उनकी SOPs के मुतालिक हम आपको बताएंगे। और आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है चीफ़ रिपोर्टर इमरान अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा इमरान साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं वो आम शहरी, आम इंसान की जो लाइफ है उसको किस तरह मुतासिर कर रही है? देखिए, कहानी है एक, तो इसमें एक आम आदमी है जो रोज़ जो है उसकी जेब पर जो है माली तौर पर इजाफ़ा होता है और बोझ बनता है। और ये एक ऐसा तबका है जो ना बोल सकता है क्योंकि उसने रोज़ अपनी दिहाड़ी कमानी है और रोज़ पैसे कमा देने हैं और वहीं पे खड़ा है। कोई तरक्की के आसार नज़र नहीं आ रहे, ना ही आ सकते हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, हालत जंग में है। और ये सूरत हाल जो है ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि दहाइयों से चली आ रही है। जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो तारीख़ भी यही दिखाती है। तो ये पाकिस्तान को आज़ाद हुए या उससे पहले की सूरत हाल जो है कि पहले महंगाई कम थी और अब महंगाई ज़्यादा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये साथ साथ चल रही है। आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, उसको फ़र्क पड़ रहा है और डे बाय डे पड़ रहा है। अभी देखिए, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 330 से ऊपर चली गई हैं। और पहले तो 15 दिन बाद एक धमाका होता था, फिर 7 दिन बाद होता था। अब डे बाय डे इसके ऊपर किया जा रहा है कि कभी 4 पे बढ़ा देते हैं, कभी 6 पे बढ़ा देते हैं। आप सोए उठते हैं तो रोज़ सुबह एक होता है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा हो गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो गया, जिसका जो इफ़ेक्ट है, टू बी फ्रैंक, इसमें हुकूमत कोई भी हो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हालत जंग है। और उनके पास एक सीधी सी बात है, अपना हुर्मस बंद है, हम कहाँ से, यानी कि एक सिस्टम चल रहा है ना पीछे। उनके लिए तो बंद नहीं है ना। मगर देखें वो फिर पेट्रोल कैसे महंगा हो रहा है, फिर पेट्रोल कैसे महंगा हो रहा है। हमारे लिए बंद नहीं था, हम तो खुद एक लेकर चले थे। मगर इस वक्त हमारे साथ ये सूरत हाल है। अल्लाह करे ये जल्दी सूरत हाल ठीक हो जाए। मगर तो जब आलमी मंडी में कम होता है तब भी हमारी प्राइसेस ज़्यादा कैसे हो जाती हैं फिर? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, बढ़ती हुई महंगाई कम कैसे करें?
अब देखिए दालों की कीमतें आपके सामने हैं, कोई भी एक चीज़ बता दें जो कम है, चाहे वो आटा है, चाहे वो गंदम है, चाहे आपका दही, दूध, इवन के बेकरी की अशिया देख लें, अशिया खुर्दनोश देख लें, मंडियों में जाकर देख लें। अब ये लाहौर शहर है, फिर लाहौर से निकलता है पूरा पंजाब, और पंजाब के अलग अलग अजला, डिवीज़न्स, हर जगह महंगाई है। अब आप कहें ना कि फैसलाबाद में महंगाई नहीं है, तो फैसलाबाद में महंगाई भी है। अब अगर आप कहें कि मुल्तान में नहीं है, तो मुल्तान में भी वैसे ही महंगाई है। अब देखिए ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये मुझे आपको इफ़ेक्ट कर रही है। अच्छा, मुझे आपको इफ़ेक्ट कर रही है, तो निचले तबके की क्या सूरत हाल होगी जो रोज़ डे बाई डे रोज़ाना की बुनियाद पर कैश दिहाड़ी लेता है, कैश दिहाड़ी लेता है, जो अपने रात को दूध और जो बच्चों का नाश्ता वो लेकर जाते हैं तो उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब ये आफ्टर शॉक्स अभी नहीं, आफ्टर शॉक्स तो बाद में आते होते हैं। अभी तो हम महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। आफ्टर शॉक्स का मतलब होता है कि आपका पेट्रोल ठीक हो गया है, आपकी ये तमाम कम्युनिकेशन गैप्स ख़त्म हो गए हैं, अब आफ्टर शॉक्स कैसे आएंगे? आफ्टर शॉक्स तो उनको कहते हैं। तो अभी तो चल रहा है, डे बाई डे जंग चल रही है। अब आज की ये जंग नहीं है, ये हालत जंग में हमने अब आज भी है, कल भी रहना है। आपकी देखें इस वक्त गंदम फ़ी मन रेट जो है बड़े आराम से कहते हैं 4550 तो लाहौर शहर में है और 4750 जो है वो पिंडी में है। आज के दिन में 150 रुपये किलो आटा जो है वो पेशावर में है। अच्छा। KPK में 150 किलो आटा, यानी कि आपने 5 किलो आटा लेना है तो आप देख लें 750 रुपये का 5 किलो आटा, और 10 किलो आटा जो है वो आपको 1500 रुपये में मिलेगा। और 20 किलो का जो आटे का थैला है वो तो नायाब है। देखिए 20 किलो तक तो मेरी जेब ही ज़्यादा नहीं दे रही, मैं तो अभी किलो के आटे के ऊपर अच्छा, इसीलिए उन्होंने पहले ही गायब कर दिया क्योंकि उनको पता था कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तरस रहा हूँ ना कि मैं 20 किलो आटा तो वो लोग लेते हैं जो अपना एक महीने का जो है 15 दिन का स्टॉक करते हैं घर में, कि हमें बार बार मार्केट ना जाना पड़े। हम तो अभी आते हैं 10 किलो आटे पे, फिर उससे पहले आते हैं गरीब तबके पे कि वो 150 किलो आटा फ़ी किलो आटा KPK में ले रहा है। आपके आज के दौर में जो है लाहौर शहर में ये बड़े आराम से कहते हैं कि जी हमारे इधर जो है वो 1100 रुपये 10 किलो आटे का थैला जो है, आपके लाहौर शहर में के कई इलाकों में 1120 रुपये का बिक रहा है 10 किलो आटे का थैला। और पिछले साल यही 10 किलो आटे का थैला जो था वो 750-800 रुपये का था, 850 रुपये का था। और जो आपका 20 किलो आटे का थैला था वो 1700, 1710, 1730 रुपये का था। अब साल तो वही है 2025, 2026। ये सिर्फ क्या हुआ है कि गंदम की जो पॉलिसी है वो डैमेज हुई है अप्रैल में जो होना था, और उसके बाद बारिशें शुरू हो गई, और उसके बाद इनके मुताबिक, ये हम नहीं कह रहे, ये तो देखें आपका काम है, आपने किस तरह से इस सिस्टम को चलाना है। हमें आम तबके को इससे क्या लगे? आम तबके को चाहिए कि सस्ती चीज़ें, रिलीफ वाली चीज़ें, और एक वाहिद रोटी है जो वज़ीर आला पंजाब का इनिशिएटिव है, उन्होंने 14 रुपये की रखी हुई है जब से इनकी गवर्नमेंट आई है। अब 2.5 साल हो गए हैं, अब 2.5 साल हो गए तकरीबन। तो 14 रुपये की रोटी का नारा तो लग गया, लेकिन 2 साल तो मिल रही है ना। 2 साल तो 14 रुपये की रोटी मिली। अब जब हम देखते हैं जून, मई, जून, जुलाई के महीनों में, तो ये रोटी माशाल्लाह 25 रुपये की गई हुई है। बिल्कुल। आप मुतअद्दिद पोश इलाकों में जाएँ 25 रुपये, आप उससे नीचे इलाकों में आ जाएँ जिस तरह इस्लामपुरा, संत नगर, नारकली, यहाँ पे 20 रुपये की रोटी मिल रही है। अब इससे ज़्यादा कोई 21-22 की बेच रहा है, यानी कि 14 रुपये की नहीं मिल रही कहीं पे भी, कहीं पे भी 14 रुपये का अब साइन फिगर नहीं रहा। अब बाकी ये तंदूर वाले क्या कहते हैं कि जी हमें आटा सस्ता देंगे तो हम बेच देंगे, हमने तो आज खुद जो है ये करना है, और ये मसूल महंगाई है। ये सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है ना। लेकिन अगर वो तंदूर वालों का ये मुतालबा है कि हमें आटा ही महंगा मिल रहा है तो हम कैसे रोटी सस्ती दें? तो वो भी तो बेचारे फिर सही है कि नहीं? बिल्कुल सही एक तरफ गवर्नमेंट ने अपना टारगेट भी पूरा नहीं किया, इतने बड़े बड़े दावे किए हैं और बाद में उनका टारगेट भी नहीं पूरा हुआ गंदम खरीदने का, उसका जिम्मेदार कौन है? वावेला मचा हुआ है। बिल्कुल। में आप आम तबका हर बंदा जो है इसका तज़ब्ज़ुब का शिकार है, अजियत में है कि माली बोझ हमारी पॉकेट पे पड़ा हुआ है। आप देख लें, हम कहते हैं, लोग आगे बताते हैं जी जब भी होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर तो लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं, और इतनी महंगाई के दौर में भाई हम क्या करें? हम वो लोग नहीं हैं, हम तो आम तबका हैं जो खड़े होकर लाइन में खड़े होकर तंदूर पे रोटी लेते हैं, नान लेते हैं, सुबह का नाश्ता लेते हैं, और डे बाय डे लेते हैं,
उनके तो वो घर तो में कुछ लोग हैं ना, तो कुछ फिर हम लोग देखते हैं, हैं कि कुछ तबका है। 40% से भी अब बढ़ चुके हैं, जो बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल, गुर्बत की लाइन से भी नीचे है। महंगाई की लकीर से जो है वो नीचे है। मगर मकसद ये कहने का है कि हुकूमत इनके लिए चाहती है कुछ करना। कभी कोई इनिशिएटिव वज़ीर-ए-आला पंजाब लेकर आती हैं, कभी कुछ लेकर आती हैं, मगर आगे से हाथ नहीं पड़ रहा। एक तो होती है लक, और इस वक्त लक ये है पाकिस्तानी अवाम की कि हमें जंग के साथ जोड़ दिया गया है कि आपकी देखिए जंग आपकी ना भी हो हमारे लिए तो जंग ही है। अभी ऐलान होता है और सबसे पहला इफेक्ट मुझे लगता है पाकिस्तान में ही होता है। आपकी हर चीज़ जो है वो आपकी पेट्रोल के साथ जुड़ी हुई है। बताएं कौन सी चीज़ नहीं जुड़ी हुई है जो आप फ्री लेकर खा सकते हैं? कौन सा ऐसा, आपके कपड़ों से लेकर आपके खाने पीने की शाह से लेकर एक एक, इवन कि आपकी सफरी शाह, आपकी हर चीज़ जो है वो पेट्रोल डीजल के साथ जुड़ी हुई है। किराए बढ़ रहे हैं, आपका किराया पिछले हफ्ते कुछ हो रहा है और अब डे बाय डे। अच्छा ये भी है कि हुकूमत अगर उनको कह दे कि जी आपने महीने तक किराए नहीं बढ़ाने ताकि ये महीने में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। कोई आपस में बैठ के ये कर लें, तय कर लें जो हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ, वीट जो है एसोसिएशंस उनके साथ, आटा एसोसिएशन के साथ, तंदूर एसोसिएशंस के साथ, इनको बैठाएं, इनको कहें कि भाई आपने 2, 2.5, 3 माह हमारा साथ देना है ताकि हम आवाम को यकीन दिला सकें कि हमारे देख लें, हमें तो कोई मसला नहीं है। अब ये सारे प्रॉब्लम्स हमें क्यों आ रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों आ रहे हैं? हमारे साथ और भी मसाइल ममालिक है, होगी वहाँ पे भी महंगाई, होगा सारा कुछ वहाँ पे भी, मगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। यहाँ पर देखें आपका आटा जो है वो लाहौर शहर में, मैंने आपको पहले भी बताया, इसका नोटिफिकेशन ही नहीं है कि आपने आटे की 20 किलो आटे के थैला कितने का बेचना है। आपकी वीट का ऐलान हो गया है कि 3,800 रुपये फ़ी मन है, मगर मार्केट, ओपन मार्केट में आज भी जो है वो 4500, 4550, 46 रुपये में भी चली गई है। अब आम आदमी बीफ लेने जाता है तो सोचता है, मटन लेने जाता है तो सोचता है कि मैं 2 किलो लेने आया था, तो वो उसको भी कम करवा रहा होता है, भाई जान ये ज़रा 1.5 किलो कर दें, आधा किलो छोड़ देता है। घर आकर फिर बता भी था कि मटन जो है आधा किलो कम है, चिकन कम है, यानी कि इस तरह से वो अपनी बचतें कर रहे हैं। सब्जियां देख लें, सब्जियात देख लें, आपकी जितनी भी सब्जियात हैं, भिंडी हो जो आजकल इस्तेमाल हो रही हैं, गर्मियाँ हैं ना, तो भिंडी हो, करेले हो, घिया हो, गोभी हो, टिंडे हों, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केट। अब ये जो मसनूई महंगाई का अमल है, ये तो सरकार के पास इसकी पूरी रेट है। अब इनके पास भी जो फौज दर ज़फ़र मौज है, जिसमें नंबर 1 पे आपके जो नया एक अथॉरिटी बनी, जो नया महकमा बना, महकमा खुराक को ख़त्म करके, महकमा खुराक तो सिर्फ गंदम की हद तक है। अब आपका प्रोटेक्शन जो है, फूड सेफ्टी कंज्यूमर जो अथॉरिटी बन गई है, एक महकमा बन गया है। इनके पास अपने फूड सेफ्टी अफसर हैं, वो जो रोज़ाना की बुनियाद पर मजिस्ट्रेसी जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो चेक करते हैं। सिफर फ़ोटो सेशंस नज़र आते हैं, जुर्माने नज़र आते हैं, मसनूई महंगाई ख़त्म हुई नज़र नहीं आती। यानी कि जुर्माने का मतलब तो ये है ना कि आपके इलाके में, जिस इलाके को जो बीट, जो जगह दी गई है, वहाँ पर आपकी जो महंगाई है नहीं होनी चाहिए, मसनूई महंगाई। आपके बाद उसके बाद आ जाती है ज़िले इंतज़ामिया, उनकी भी फ़ौज दर ज़फ़र मौज है। 79 या 86 के करीब जो है वो मजिस्ट्रेट्स हैं। आपके फ़ोटो सेशन नज़र आते हैं, आपकी गिरफ्तारियाँ नज़र आती हैं, आपके जुर्माने लाखों नहीं करोड़ रुपए में नज़र आते हैं, मगर मसनूई महंगाई ख़त्म। यानी कि जहाँ से होकर जाते हैं तो वहाँ पर तो जो आने वाला कस्टमर है उसके बाद उसको मेंटेन नज़र आना चाहिए ना कि यार यहाँ पर तो हिल नहीं दे रहे, नहीं, फिर हो रही है। अब मुझे बताएं क्या करें इस आलम में, क्या करें? जो हालते जंग में है, जो लोग लगाए हुए हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, इमरान साहब आप बार बार बोल रहे हैं हालते जंग में, हालते जंग में, जंग खत्म भी हो जाती है फिर भी हम देखते हैं कि यही हाल है, सबसे ज्यादा इफेक्ट हम ही होते हैं। नहीं, हालते जंग ये नहीं है, ये जंग हो रही है जो अच्छा, हम हमेशा अच्छा, हमेशा हालते जंग है। आप मुझे बताएं, हमें पानी पीना है, आपने पानी पीना है, तो आप पानी कहाँ से लेकर आते हैं? मुझे बताएं, आप क्या घर वाला जो नलके का पानी आता है, नल का पानी आता है, वो पीते हैं? नहीं, आप तो वो नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि है वो भी साफ पानी, मगर डरते हैं कि ये फिल्टर नहीं है। और इमरान साहब, पाकिस्तान में सिर्फ 40% लोग हैं जिनके पास एक्सेस है और जो साफ पानी पी रहे हैं, बाकी लोगों को तो या तो मैसर ही नहीं है पानी, या गंदा पानी है। वो जो नल का पानी पीते हैं उसके बाद क्या पता वो बीमारी ना होते हों,
अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मदद होती हो। Immune system strong हो गया उनका। नहीं मगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप पानी पीते हैं तो कैसे पीते हैं, 120 रुपए की बोतल मंगवा कर पीते हैं सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। कभी आपने जाकर जहाँ से पानी लेकर आए वो ठीक चेक किया आपने कि वो फिल्टर प्लांट ठीक भी है या नहीं है? अब ये सारी सूरत हाल है। ये एक अलग अलग सारी आर्ट इनकी भी बनी हुई है कि आर्सेनिक है लाहौर में, पानी के लाहौर के पानी में आर्सेनिक है, शादरा के पानी में आर्सेनिक है, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं उनके पानी में आर्सेनिक है। फिर ये तो प्रायोरिटी नहीं है ना पाकिस्तान को बने हुए कितना टाइम हो गया, ये साफ पानी पे फोकस ही नहीं करे, सड़कें उखाड़ी जाएंगे, इतनी इतनी सड़कें जो अभी तक इनकी तामीर नहीं हुई, प्रोजेक्ट्स लेके आई जाएंगे, पुराने प्रोजेक्ट्स का जो है उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। नए प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं फीता ये लोग काट रहे होते हैं, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लोगों की उन पर इनका फोकस ही नहीं है। हालांकि पानी जो है बेसिक ज़रूरत है, उस पर इनका फोकस ही नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल आप अपनी जगह बजा फरमा रही हैं, मगर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत का फोकस होता है, मगर मैं उस तरफ आ रहा हूँ जिस तरफ मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। अवाम भी देख रही है, शहरी भी देख रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं निकला, फ़र्ज़ करें आटे की कीमतों का, गंदम की कीमतों का नोटिफिकेशन निकला, तो वो आज खुद महंगाई किस तरह कर सकते हैं? क्या इनके पास लोग नहीं बैठे हुए? क्या DFCs नहीं है? क्या इनके पास फूड सेफ्टी नहीं है? में कुछ नया तामीर करने जा रहे हैं कुछ AI से रिलेटेड, वो क्या खबर सच है कि हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, कुछ नया रिलेटेड टू IT या कोई ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं, हम सबको पता है कि ये जो AI सॉफ्टवेयर्स है, AI हाउसेज है, इनको इस्तेमाल में कितना पानी लगता है, और एक तरफ ये लोग बताते हैं कि हमारी ज़मीन के नीचे जो पानी है ना वो नहायत कम होता जा रहा है, दूसरी तरफ ऐसे मंसूबों का इफ्तिताह हो रहा है। देखिए कितनी चीज़ों के साथ आप हम लिंक करें इनको। देखिए वज़ीर-ए-आज़म PM जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ, वो अपना काम कर रहे हैं। वफाक का एक तो सूबे ये के काम साथ किसका है? पानी का काम किसका है? देखिए ये एक प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए वासा महकमा है, उसको 30 बना दिया गया है, पूरे सूबे में 30 है। वो देख रही है कि पंजाब में, लाहौर शहर में, आपको पता है हमारे पास लाहौर शहर में पानी कहाँ से आ रहा है? हमें तो अल्लाह ताला का ब्लेसिंग है हमारे पर, मीठे पानी की। कोई हिमालय से पानी आता है, और मैं आपको एंगल बता देता हूँ, ये एंगल है कोई हिमालय का, और ये कसूर है। कसूर पर जाके ये पानी रुक जाता है, मीठा पानी, आगे आपको सारा खारा पानी नज़र आता है। आप कभी कसूर जाएँ, उनको पानी पिए, आपको मीठा पानी नहीं मिलेगा। वजह क्या है इसकी कि हमें हमारे शहर पर अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग्स है कि हमें मीठा पानी पहाड़ों का मिल रहा है। और हम उस मीठे पानी को इस्तेमाल किस तरह, आप मुझे बताएं गाड़ियों को कौन साफ पानी से धोता है? घर के बाहर खड़े करके पूरी सड़क को नहलाकर एक गाड़ी को हम धो रहे होते हैं, और फिर 2 दिन बाद वो गाड़ी गंदी होती है। आप एक कपड़े को ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम जो हैं, हमें कहा जाता है लेटरिंग ना करें। ये एक मेरे हाथ में टिश्यू पेपर है, हम गाड़ी का शीशा नीचे करके स्पेशल इसको बाहर फेंकते हैं। हमने हाथ में कॉफ़ी का कप तो पकड़ा होता है, इतनी तो हमारा लिटरेसी रेट है, तो हम शीशा नीचे करके उस कप को ऐसे करके बाहर फेंकते हैं, और पीछे जाके गाड़ी को किसी को लगता है क्या ये देखिए ना, हम जब तक खुद ठीक नहीं होंगे, हमें इस्तेमाल करने की चीज़ें इस्तेमाल करने का पता नहीं चलेगा कि दरवाजे को खोलना कैसे। अब मुझे बताएं, गाड़ी का दरवाज़ा है, आप बैठे हुए हैं, आप राइट हैंड से खोलेंगे, लेफ्ट हैंड से खोलेंगे? लेफ्ट हैंड से खोलना चाहिए हमेशा। गाड़ी का दरवाज़ा लेफ्ट हैंड से खोलेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे आपका राइट वाला पाँव नीचे लगेगा, तो आपका एक दफ़ा आपका कैनवस जो है आंखों का वो पीछे देखता है। इमरान साहब, ये सारी चीजें हमारे सरकारी स्कूलों में सिखाई जाती हैं? देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, आपके लाहौर शहर में लाइसेंस लेना है, तो लाइसेंस लेने के लिए इन्होंने जो SOPs लगाए हैं, कई लोग अभी भी ले जाते होंगे। SOPs, वो मैनर्स हमारे स्कूलों में सिखाई जाती है या नहीं? इमरान साहब एक हाँ या ना में जवाब दे, मैंने रैप अप करना सेगमेंट। सिखाई जाती है या नहीं? नहीं सिखाई जाती। तो बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, और आज हम बात कर रहे थे पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से और कैसे वो आम आदमी की जो ज़िंदगी है उस पर इफेक्ट होता है, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे इमरान अकबर साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे, आजकल हम देखते हैं कि पुराने फर्नीचर को नया और ख़ूबसूरत अंदाज देना एक मुनफरिद आर्ट बन चुका है। डेकोपोज, रेजन आर्ट, राइस पेपर और मुख्तलिफ टेक्निक्स की मदद से आम सी चीज़ को भी एक नया रूप दिया जा सकता है। तो आज हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद हैं जो हमें बताएंगी कि पुराने फर्नीचर को नया और मुनफरिद कैसे बना सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद है बहुत ही टैलेंटेड आयशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक।
अच्छा आयशा, सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं कि क्या करती हैं आप और कैसे ख्याल आया आपको ये जो है क्रिएटिविटी का, कैसे इस तरफ इंटरेस्ट डेवलप हुआ? मैं एज अ वेंडर काम करती हूँ और ये मेरा इंटरेस्ट इस तरह से डेवलप हुआ कि मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉलिंग करती थी और मैं देखती थी कि सब लोग किस तरह लेडीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट भरा और मैंने एज अ वेंडर ये स्टेप लिया कि मैं मतलब कि मैं फ्री होती थी घर में, तो बस ऐसे स्क्रॉलिंग करते हुए मेरे माइंड में आया। मैंने MDF से ये काम स्टार्ट किया। 12,000 से मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया। अच्छा। जो कि आज होम बेस था लेकिन आज एक प्रॉपर एक बिज़नेस बन चुका है। ओके, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा आयशा, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो डिकोपोज आर्ट है ये क्या है? डेकोपाज आर्ट बेसिकली ये एक डेकोरेटिव आर्ट है जो कि आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करवाते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा राइस पेपर होता है, चॉक पेंट होता है हमारा, ठीक है। जैसे ये हमारा चॉक पेंट है, ये हमारा होम बेस्ड है, ठीक है। इसका फार्मूला हम खुद घर में तैयार करते हैं। आपको हम वेलवेट पाउडर्स देते हैं कि आपने कैसे टर्किश आर्ट, यानी कि इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो आप यूज़ करते हैं और अपना एक फाइनल आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि आपके सामने एक डिस्प्ले है। ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि फर्नीचर पर जो चॉक पेंट है वो क्यों यूज़ किया जाता है? चॉक पेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे जो फर्नीचर है उसकी एडहेरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं कि इसमें एक अच्छी सी लुक आए, और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको मैट और फिनिश लुक देता है और आपके पुराने फर्नीचर को नए फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर आपका 10 साल पुराना फर्नीचर भी है, उसको हम प्राइम और सैंड करके जो है वो चॉक पेंट के थ्रू और राइस पेपर के थ्रू जो है वो हम अप्लाई करके सरफेस पे, तो आपके पुराने फर्नीचर को नए फर्नीचर में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा आयशा, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिसमें जो आप बताती हैं कि जिसको यूज़ करके हम अपना जो पुराना फर्नीचर है उसको नया कर सकते हैं? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 ईयर या 10 ईयर्स पुराना हमारे पास कोई रीरैम्पिंग के लिए फर्नीचर लेके आते हैं और हमें कहते हैं कि ये हमें दोबारा से जो है वो रीडिज़ाइन करना है या हमने इसकी लुक चेंज करनी है, तो हम उसको रस्टिक या विंटेज या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपके पुराने फर्नीचर को हम रीडिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक स्पेशल एक राइस पेपर होता है जिसको हम थ्रेडेड राइस पेपर कहते हैं। ये एक ख़ास दरख्त से बनाया गया है जो मलबरी ट्री है, ठीक है। इसका मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ कि इसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, इसकी प्रिंटिंग हम खुद करते हैं, ठीक है। ये चाइना से हम डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इजीली मिल जाता है आपको? नहीं, ये सिर्फ स्पेशल वेंडर्स के पास ही होता है जो कि डेकोपाज का काम करते हैं। एज यू कैन सी दीज आर थ्रेड्स। ये थ्रेड्स से हम इस तरह से इसके ऊपर वर्किंग करते हैं कि सबको लगता है कि हाँ आप लोगों ने पेंटिंग की हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और ये लग भी रहा है कि पेंटेड है। पेंटेड है, ठीक है। ये प्रिंटेड भी हम खुद करते हैं और इसकी जो इंपोर्ट है वो भी हम खुद करते हैं, और सब जो हैं हमारे क्लाइंट्स वो हमें जानते हैं कि हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं, और फिर उसको हम चॉक पेंट लगाते हैं, उसकी ब्लेंडिंग करते हैं और फिर उसके ऊपर हम लोग प्रोटेक्शन आपको लगा के देते हैं कि वो वाटर प्रूफ हो जाए। ये बहुत ही प्यारे डिज़ाइन है, जैसे ये डिज़ाइन है, ये कितना प्यारा और यूनिक लग रहा है। इवन कि यू कैन कस्टमाइज इट, और इवन कि आप लोग अपनी फैमिली पिक्चर्स भी इस पे हमसे प्रिंट आउट करवाते हैं, अपने घर में फ्रेम्स लगवाते हैं और अपने घर को डेकोरेट करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है। अच्छा आयशा, फिर आज आप हमें क्या बना के दिखाएंगी, थोड़ा सा बताएं साथ साथ, और बिल्कुल बेसिक आपने बताना है क्योंकि मेरे लिए भी ये चीज़ नहीं है और जो लोग हमें देख रहे हैं मेजॉरिटी के लिए भी न्यू होगी, जो जिनका इस तरफ रुझान नहीं होगा। तो किस तरह करते हैं, ज़रा बेसिक से हमें बताएं। ठीक है। आजकल जो कि हमारा सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसको हम कहते हैं पटीना लुक, ये आप देख सकते हैं। एज यू कैन सी ये बाहर से बेसिकली जो है ये आर्ट आया है जिसको अब पाकिस्तान में काफ़ी इसका रुझान है, और ये पटीना लुक है और ये हमारा काफ़ी ट्रेंडिंग है और इसकी काफ़ी डिमांड है आजकल। बेसिक्स की तरफ अगर हम चलें तो सबसे पहले हमारे पास MDF की बेस होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास एक बेस होनी चाहिए जो कि आपको मिलती है, MDF मिलती है, इसमें डिफरेंट थिकनेस होती हैं। अब इवन कि आप फर्नीचर पे भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम उसकी लाइट सी सैंडिंग करते हैं और ये ऑलरेडी सैंड है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी प्राइमिंग करते हैं, ठीक है। दीज आर प्राइमर, जैसो मेकअप में भी प्राइमर होता है वैसे। डेफिनेटली जैसे उसकी कि बेस अच्छी बन जाती है फिर उससे। इसीलिए हम चॉक पेंट से पहले प्राइमर यूज करते हैं
ताकि क्या आपका जो है वो आपके एमडीएफ के भी पोर्स होते हैं जो हमने बंद करने होते हैं, ठीक है। अच्छा। ताकि क्या आपका जो चॉक पेंट है वो सारा ही एमडीएफ ना ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। तो हमें ये लगा बहुत- सिर्फ स्किन के पोर्स होते हैं, लेकिन नहीं। इनके भी पोर्स है जो बिल्कुल। प्राइमर से हमें बंद करने हैं। जी बिल्कुल, हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है यूज करने का, उसके बेसिक्स होते हैं। अगर आप बेसिक्स से काम करेंगे और आपके पास सारा कुछ होगा तो आप ये आर्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप ठीक है, जी जी स्टार्ट करें। स्टार्ट करें, चलें ठीक है। मैं आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें जो है वो बता देती हूँ ताकि क्या आप बेसिक्स से आप स्टार्ट ले सकते हैं। थोड़ा ठीक पानी है। मिल जाएगा क्योंकि पानी जी जी ठीक है, पानी मंगवा देते हैं, आपको पानी मंगवा दें काइंडली। ठीक है। ये मेरे पास एक सिंपल ब्रश है जो कि आपको फिजिकली किसी भी शॉप से मिल जाता है। ठीक है, और सबसे पहले क्या इस्तेमाल करिए आप? हम सबसे पहले कर रहे हैं जेसो प्राइमर यूज, ठीक है। दीज आर वाटर बेस्ड। हम चॉक पेंट्स और अपने फर्नीचर में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सबकी सब हमारी वाटर बेस्ड होती हैं, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये जेसो करके दिखा रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। वैसे तो चॉक पेंट जो है वो जेसो के बगैर भी हो जाता है, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल और अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि हमें लेडीज़ को होता है कि भाई हमारी स्किन भी बहुत ग्लो करे और हमारी बेस बहुत अच्छी जो है वो लगी रहे, तो उसके लिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं। इसी तरह ही हम अपने काम में भी प्राइमर यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये सारे फार्मूलाज हम अपने घर में खुद बनाते हैं, ठीक है। और फ्रेश जो है वो अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं कि अगर 4 to 5 ईयर्स भी पड़ी नहीं तो एटलीस्ट उसमें स्मेल पैदा ना हो, ठीक है। अच्छा, मतलब इनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है? बिल्कुल, इनका लाइफ जो है वो कम होती है। आप अच्छा, कोशिश कम करें होती कि है। 1 ईयर के अंदर अंदर ये चीज़ें यूज़ करें क्योंकि ये वाटर बेस्ड हैं। और जिस भी चीज़ में वाटर जब होता है तो उसमें फंगस लगने का जो है ना वो होता है कि फंगस लग सकती है। उन चीज़ों से बचने के लिए आपको एक पॉलीयूथेरिन मिलता है, पीयू मिलता है, जो कि हम लगाते हैं। यहाँ हमारा एक फिक्सेटिव स्प्रे होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी चीज़ों को, कि जो चीज़ें आपने लगाई हैं अगर उनको पानी लग जाता है तो एटलीस्ट उसको फंगस ना लगे, ठीक है। ठीक है। आपको पानी चाहिए अभी? जी जी बिल्कुल। ठीक है। आपने साथ साथ अपने ब्रशेस जो हैं वो साफ करने हैं ताकि क्या आपके ब्रशेस लॉन्ग टर्म चल सकें, ठीक है। किसी है। कंटेनर में आप लोग जो है वो वाटर अपने पास ज़रूर रखें, ठीक है। ठीक है। और वो उसका कोट करना है हमें इसके ऊपर? नहीं कोट नहीं करना, ब्रशेस साफ करने के लिए जस्ट ये मैंने एक ठीक कोट है। कर दिया है। और कोशिश ये करें कि ड्राई होने का वेट किया करें, ठीक है। यहाँ पर तो मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं थोड़े स्टेप्स जो है वो जल्दी जल्दी करूँगी, ठीक है। ये हमारा चॉक पेंट है और चॉक पेंट में हमारे पास 50+ कलर्स अवेलेबल हैं। आप इवन के कस्टमाइज भी करवा सकते हैं हमसे अपने चॉक पेंट, अगर आपको लगे कि आपको ये वाला कलर चाहिए। जैसे कि ये मेरा कस्टमाइज कलर है। ये अच्छा। हमारे आम मतलब के बेसिक्स कलर्स में नहीं आता, ठीक है। मतलब ये आपने वही खुद कलर है बनवाया? जो मैंने इस पे यूज किया हुआ है, ठीक है। मैं सारी चीजें वही यूज करूंगी और आपको एक फाइनल लुक दिखाऊंगी कि आप ये लुक जो है वो घर में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉट है, दिस इज ये जो हमारे मिट्टी के पॉट्स होते हैं ये वो हैं। ठीक है। और उसको बड़ा प्यारा सा आपने बनाया हुआ है। बिल्कुल। इसकी फिनिशिंग मैंने अंदर से भी की है, ठीक है, ताकि क्या जो भी देखे उसको अच्छा लगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? नेक्स्ट स्टेप अब हम चॉक पेंट करेंगे, ठीक है, लाइट कलर में, ताकि क्या अच्छी लुक आए, ठीक है। ठीक है। आप समझ लें कि हम बेस लगा रहे हैं जो कि हमने अभी हमने ये तो मतलब इस तरह ही है जिस तरह हम मुंह पे मेकअप नहीं करते। बिल्कुल। सबसे पहले हमने प्राइमर लगाया, उसके बाद फिर हम अपनी बीबी क्रीम, फाउंडेशन, बिल्कुल, बेस definitely। वो लगा रहे हैं। तो अभी हमारा ये सेकंड स्टेप है प्राइमर के बाद। तो और आई गेस इसमें- इस तरह आपको समझने में भी थोड़ी आसानी होगी क्योंकि मेकअप तो उमूमन सबको ही करना आता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। अब हमारे क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा जो रुझान है इस आर्ट का वो अभी तक इस्लामाबाद में और अब लाहौर में भी हम लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और हमारी यही कोशिश है कि जो गवर्नमेंट है बच्चे हैं वो भी सीखें। हम स्कूल्स को भी अब अप्रोच कर रहे हैं कि जो है डिफरेंट स्कूल्स हैं वो हमें वर्कशॉप, समर वर्कशॉप्स या 1 डेज जैसे फ्राइडे होता है बच्चों का, वो एक्टिविटीज़ मांगते हैं। और ठीक ये है। सब कुछ है। इवन के मेरे अपने बेटे को भी बहुत शौक है ये करने का, छोटा सा है वो घर में अच्छा। पेंट्स लेकर बैठा रहता है अपनी दादों के साथ। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, ये बताएं कि सबसे जब आपने काम स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जो आपने फेस किया? सेटिस्फाई करना कस्टमर्स को, अपने बहनों को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है। लेडीज़ को वैसे भी सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता बिल्कुल है। ऐसा ही है। ट्रू ट्रू। ये तो अच्छा, सही बहुत बात सारे है। हेडल्स हमें फेस करने पड़े। जब मैंने ऐसे ही मैंने शौक में ये शुरू किया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है मेरे साथ। बेसिकली ये जो आज बिजनेस है ये मेरे हस्बैंड की वजह से है।
और मेरे Okay. पेरेंट्स का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया, और अगर वो भी ना मुझे पढ़ाते तो शायद मेरे में भी इतने सेंस ना होती। एग्जैक्टली, Exactly. सपोर्टिव पार्टनर जो है ना Supportive वो partner- किसी नेमत से कम नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स का और अपने हस्बैंड का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ऑन लाइफ। ठीक है। अच्छा, तो ये बताया कि ये जैसे आपने जो बना ली हुई हैं चीज़ें, बिल्कुल। थोड़ा हमें कोई अपना जो सबसे फेवरेट आर्टिकल है ना वो भी दिखा दें। यही मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत मजे की लुक देता है। ये आपके ठीक है। घर को एक रस्टिक और मतलब आपके घर का एक थीम आप चला सकते हो। आपके ठीक घर है। में कोई गेस्ट आते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि ये कैसे कैसे बनाया, है? ये क्या तो जब है? आप बताते हो कि मैंने ये सब कुछ खुद किया है, तो ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग मूवमेंट होता है कि आप खुद बता रहे होते हो सब कुछ। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बताएं नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। नेक्स्ट और स्टेप हमारा जो में पानी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो आपको एक गोल्डन सा ये जो कॉपर सा ये जो टच आ रहा है वो इन दो आइटम्स के थ्रू आएगा। दिस इज कॉल्ड इन्फ्यूजर। ये इन्फ्यूजर के बगैर बिल्कुल यूजलेस है ये ठीक है, एक powder। दफा हम कैमरे में इसको दिखा भी देते हैं। जो बिल्कुल। 2 स्टेप हमने किया ना उसके बाद इस तरह की लुक आ रही है थोड़ी सी। चले, अब हमारा 3rd स्टेप है। जी, ये हमारा इन्फ्यूज़र है। इन्फ्यूज़र हमारे पास होना ज़रूरी है इस टेक्निक के लिए। और ये हमारा है पाउडर, जिसको हम मीका पाउडर भी बोलते हैं, फ्लोटिंग पाउडर भी बोलते हैं, मेटालिक पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट नेम से जाना जाता है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई जाए खरीदने या हमसे कोई परचेजिंग के लिए आए तो वो सब कुछ हमें बता सके। इसमें 4 कलर्स होते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कलर्स नहीं आते क्योंकि मेटालिक्स में वैसे भी मार्केट में भी इतने कलर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपके पास ना प्लास्टिक के कंटेनर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आप उनको बार बार वॉश करके जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। और ये आपने फ़ैन में यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उठता है। ठीक है, आपका घर जो है वो इससे डिस्टर्ब या ख़राब हो सकता है क्योंकि जगह जगह घिरेगा। तो इसको एक प्रॉपर मतलब इसका वो बनानी है, एक बेस टाइप। बेस बना रहे हैं हम। ठीक है, और क्या क्या यूज़ किया आपने इसमें? इन्फ्यूज़र हमने यूज़ किया है। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारे पास पाउडर्स हैं। एक मेरे पास गोल्डन कलर है, एक कॉपर है, और इसमें लाइट गोल्ड भी आता है, सिल्वर कलर भी आता है। ठीक है, अपनी basics प्रेफरेंस के colours हैं। अकॉर्डिंग कुछ भी हम इस्तेमाल कर बिल्कुल, सकते हैं। आपको जो भी कलर पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ठीक एक है। टेक्निक है जो मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, ये मेरी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो गई है। ठीक है, ये देखें, ये आपको शेड मिलेगा और आपको पता लग रहा होगा ये ड्राई बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इसकी हम एटलीस्ट 2 कोट्स जो है ना वो करेंगे ताकि क्या हमारा काम जो है ना वो जल्दी हो। ठीक है, और इसको अच्छे से हमने मिक्स भी करना है। बिल्कुल, मिक्सिंग फिर ही हमारा शेड बहुत- अच्छा बनेगा। बिल्कुल, मिक्सिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिक्सिंग के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी मर्जिंग, मिक्सिंग, इसकी ब्लेंडिंग, सबसे पहले जब आप लोग राइस पेपर अप्लाई कर रहे होते हो तो आपने अपने राइस पेपर के अकॉर्डिंग जो भी आपके डिज़ाइंस हैं ना, आपने वो कलर जो है वो अपने पास रख लेने हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आपने अभी हमें स्टार्ट में दिखाए थे ये कहाँ पर यूज होते हैं और इनको आप कैसे इस्तेमाल करती हैं? ये भी मैं इनके ऊपर, एक- फर्नीचर के ऊपर? बिल्कुल, डेफिनेटली ये आपका फर्नीचर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसको रीरैम करना है तो आप राइस पेपर, हीट ट्रांसफ़र और क्या कहते हैं रब-ऑन्स, नैपकिन्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आपने 3-4 स्टेप्स किए हैं इसमें क्या हमने ड्राई होने का वेट करना है? बिल्कुल, आपने ड्राई होने का वेट करना है। देखिए, मेरी तो प्रैक्टिस है। ठीक है, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, लेडीज़ को सिखाते हैं, हमारी तो प्रैक्टिस है। इसीलिए मुझे पता है कि मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है। ठीक है, इसलिए मैं ये स्टेप जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और वैसे भी इन्फ्यूज़र जो है वो सबसे फास्ट ड्राई होता है। ठीक है, ओके, और आपने इसमें अपनी स्पीड थोड़ी अच्छी रखनी है। ठीक है, ये अब आप दोबारा बना रही हैं? दोबारा बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा कम पड़ गया है। ठीक है, आपने उतना ही बनाना है जितना आपका यूज़ हो, क्योंकि ये बाद में यूजलेस हो जाएगा। अगर आपने बनाया आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको ये स्टार्ट किए हुए और कैसा रिस्पांस आ रहा है लोगों का? बहुत अच्छा audience का? रिस्पांस है। मुझे तकरीबन 3 इयर्स हो गए हैं। सबसे पुराना जो मैंने स्टार्ट लिया था, आई एम अ फाउंडर ऑफ क्रिएट योर क्राफ्ट, CYK पेज एंड क्राफ्ट आउटलेट। ये दोनों मेरे पेजेस हैं। ठीक है, क्राफ्ट आउटलेट को ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं। ये मैंने MDF बेसिस से शुरू किया था, ये जो बेस जिस बेस पे मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, हम इसमें 3Ds भी आपको बना कर देते हैं, कार्विंग वाले। अब आजकल जो है वो कार्विंग का काफ़ी है, लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, ख़ासतौर पे हमारी DHA बहरिया की लेडीज़ जो हैं ये काफ़ी इंटरेस्टेड होती हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादातर वो लोग इंटरेस्टेड हैं जो कि लेडीज़ अपने घर में ज़रा फ्री होती हैं, जिनको आर्ट का बहुत शौक होता है। NC के स्टूडेंट्स हमारे पास काफ़ी हमें अप्रोच करते हैं क्योंकि उनको काफ़ी ये मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि ये जितना भी मटेरियल हमारे पेज पे अवेलेबल है ये आपको लोकल मार्केट से नहीं मिलता क्योंकि ये फॉर्मुलेटेड हैं सब चीज़ें। ठीक है, ये आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलता, इनके सिर्फ स्पेशल वेंडर्स हैं और बस ये आपको तो ये क्या जो इसका सामान है वो तो एक्सपेंसिव है? नहीं,
रीजनेबल ही है, बस Reasonable है। ये हर देखिए, जगह से मिलता नहीं है। नहीं, हर जगह से नहीं मिलता, लेकिन हमारे फार्मूलेज ऐसे हैं। ये मतलब आपको ये 350 की ये बोतल मिलेगी, जिससे आप तकरीबन भी छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 5 to 6 इजीली बना सकते हैं। मतलब ये तो फिर बहुत रीजनेबल बहुत ही रीजनेबल है। ये भी हमारा पाउडर 450 का है, ठीक है। और हालांकि जो पेंट्स वगैरह ना वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमने अपने फार्मूले को इस तरह से तैयार किया कि इकोनॉमिकल हो, और लेडीज को करना चाहिए, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक घर है? बैठे कोई ना कोई काम बिल्कुल कोई काम करना चाहिए। बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखें, ये एक लुक आ रही है मेटालिक सी, ठीक है। अभी हमने इसके ऊपर एक और कोट करनी है गोल्डन की, और वो अच्छा। हम बस जगह जगह करेंगे, सिर्फ एक इफेक्ट देने के लिए, जस्ट फॉर इफेक्टिंग, ठीक है। ठीक है। हमेशा Exactly. बड़े स्टेप्स नहीं लेते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए कामयाबी के लिए भी और हर काम को स्टार्ट करने के लिए भी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ये मैंने अपना गोल्डन कलर बनाया, पहले मैंने कॉपर कलर बनाया था और ये अब मेरा गोल्डन कलर है, ठीक है। मैं गोल्डन कलर की एप्लीकेशन करूँगी, बस जगह जगह रैंडम। अब ये हमारा बस ऐसे समझ लें कि अब हम रैंडम स्टार्ट करेंगे कि सिर्फ हमारा एक इफेक्ट्स आएगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने फुल कवरेज दी है वो मैंने दी है क्या कहते हैं, कॉपर कलर की, ठीक है। और ये आप कहीं कहीं कर रही हैं। ये मैं बस जगह जगह बस ऐसी इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि अभी हमने इसको फाइनल लुक लेने के लिए भी अच्छा, हम इसको हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से रिलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, राइस पेपर लगाकर लोग करते हैं ऐसे क्योंकि डिजाइन, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में भी तो यही होता है, कुछ भी बन जाए वो आर्ट बन जाता वो है। आर्ट है। इसमें अगर आप गलती भी कर रहे हो ना तो तब भी आपका आर्ट बन जाता है, इतना खूबसूरत बनता है। हमारे पास बहुत सारी लेडीज आती हैं, वो यही कहती हैं ये तो हमने खराब कर दिया। लेकिन अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको दोबारा पेंट कर दो, अगर आपसे खराब हो गए नो इशू, आप दोबारा से प्राइम लगाकर उसको वाइट कलर करके उसके ऊपर कोई भी कलर कर लो, ठीक है। सैंड करो आप, सैंड पेपर्स आपको डिफरेंट साइजेस में मिलते हैं, ठीक है। तेज वाला, और ये हल्का हमारा वाला। कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट? नहीं, ऑलमोस्ट नहीं हुआ, अभी इसमें 2 स्टेप्स अभी भी ठीक है। अब क्या रह इसमें गया? अब हम ये पटीना लुक करेंगे। ये पेंट बस मैं जगह जगह जो है वो डाल दूंगी, ठीक है, और इसको वाइप ऑफ करूंगी। कोई टिश्यू वगैरह है? ठीक है, ठीक है। मैंने अपना ब्रश जो है वो मैं साफ कर रही हूँ। आपने अपने पास टिश्यू वगैरह जो है वो ये चीज़ें रख लेनी है, ठीक है। बस ये जगह जगह आपने करना है, किसी टिश्यू से लेकर आपने जो है ना वो वाइप ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी लुक जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये एंडिंग है ऑलमोस्ट ये। इसके बाद बस हमने इसको ड्राई होने के बाद ना, ये देखें मैं वाइप ऑफ कर रही हूँ। मैंने इसलिए जगह जगह लगाया है कि मेरा नीचे से भी इफेक्ट आए, और जब ये ड्राई होगा, कोई टिश्यू वगैरह है? ठीक है। ये मुझे टिश्यूज पास कर दें, एक सामने टिश्यू पड़े हुए प्लीज हैं। दीजिएगा। अच्छा ठीक है, उतनी देर आप बताएं क्या करना है। और इसको बस कुछ नहीं, फिर जो ये आपका इसको ड्राई होने के बाद फिर उसके बाद उसी डायरेक्शन में आपने लाइट सा जो है ना ये ब्रश कर देना है, जिसके ऊपर ये आपके 2 पेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिसमें कॉपर और वो है। तो ये आपकी लुक जो है वो बड़ी अच्छी क्रिएट हो जाएगी। सेम यही लुक आपकी जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, ये जो थ्रेड्स है ना, ये जो आपको थ्रेड्स नजर आ रहे हैं, यही थ्रेड्स जो है ये आपको नेचुरल लुक देंगे, ठीक है। अब तो लोग, आपको पता है एडवांस है सब कुछ, ठीक है। ठीक है, सब कुछ इतना एडवांस आ गया है कि लोग अब पेंटिंग में भी जो है ना वो प्रिंटिंग का काम यूज़ कर रहे हैं। प्रिंटिंग इसमें आप हमें अपनी पिक्चर्स भी देंगे तो हम आपको वो भी प्रिंट आउट करके दे देंगे, लेकिन वो हम सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करते क्योंकि हर किसी की प्राइवेसीज होती हैं। दिस इज़ आवर फाइनल लुक। ये हमारा रस्टिक और पटीना लुक जो है ये हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। तो हमने आपको कुछ चीज़ें हमने करके भी दिखाई हैं, और चूंकि वक्त कम था तो जितनी डिटेल हो सकी हमने उतनी आपको बताई, और इंशाल्लाह फिर किसी दिन दोबारा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आयशा, थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।